कहते हैं कि कुछ काम इतने ज़्यादा भयानक होते हैं ना कि उनको सीक्रेट रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर उनके बारे में हम लोगों को पता चल गया, आम लोगों को पता चल गया, तो हो सकता है कि हमारा इंसानियत से एकदम ही विश्वास ही उठ जाए। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट चलाए गए। जापान ने भी 1935 से लेकर 1945 तक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट किए। तो नए नए तरीके इख्तियार करते थे कि लोगों को मारा कैसे जाए। इंसानों को थोड़ी ना आप तड़पा तड़पा के मारेंगे। नंबर 1, द टेस्टिकल ट्रांसप्लांट। नाम से समझ गए होंगे कि ये वाला एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा वियर्ड सुनने में लगता है एंड काफ़ी ज़्यादा ग्रोस भी सुनने में लगता है। एंड ये वाला डिस्टर्बिंग एंड ग्रोस एक्सपेरिमेंट लियो स्टैनली नाम के बंदे ने शुरू करा था, और वो अपने सारे टेस्टिकल ट्रांसप्लांट्स वाले एक्सपेरिमेंट सैन क्विंटन नाम के एक प्रिजन के कैदियों के ऊपर किया करता था। और जितने भी क्रिमिनल्स को उस जेल के अंदर एग्जीक्यूट किया जाता था फॉर वट एवर रीज़न, लियो स्टैनली उन मरे हुए क्रिमिनल्स के टेस्टिकल्स को निकाल कर जिंदा कैदियों को जिंदा जेलर्स के अंदर उनको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता था, क्योंकि लियो स्टैनली को ये लगता था कि इन सारे क्रिमिनल्स का ना टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है, लेकिन एक्स्ट्रा टेस्टिकल लगाने के बाद उनका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होना शुरू हो जाएगा, जिससे कि उनकी थिंकिंग पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी एंड वो क्राइम्स करना बंद कर देंगे। एंड उनके सारे नेगेटिव, हार्मफुल एंड डिस्टर्बिंग थॉट्स सिर्फ बूस्टेड टेस्टोस्टेरोन के कारण बंद हो जाएंगे। एंड इस वजह से इन क्रिमिनल्स के बीच में क्राइम रेट्स भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे, ऐसा सोचना था लियो स्टैनली का। इन रियलिटी इस थिंकिंग का कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं था एंड ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक पागलपन के तौर पर ही किया जाता था। लियो सिर्फ अपने जिद के कारण 600 से भी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स कर चुका था सेम इसी टेस्टिकल ट्रांसप्लांट्स के ऊपर। लेकिन जब 600 टेस्टिकल्स को इम्प्लांट करने के बाद जब लियो के पास ह्यूमन टेस्टिकल्स की कमी होने लगी एंड उन एग्जीक्यूटेड क्रिमिनल्स की कमी होने लगी, तो फिर लियो स्टैनली ने मासूम जानवरों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया एंड उसने उन सारे एनिमल्स के टेस्टिकल्स को इकट्ठा करना शुरू कर दिया जिनकी एफिशिएंसी हमारे ह्यूमन टेस्टोस्टेरोन के आसपास मेल खा सकती है। एंड लियो का डर उस सैन क्विंटन प्रिजन में इतना ज़्यादा हो गया था कि किसी भी कैदी से अगर वो पूछता था कि तुम्हें अपने ऑपरेशन के बाद कैसा लग रहा है, तो डर के मारे वो हमेशा यही बोलता था, येस वी आर फीलिंग वेरी एनर्जेटिक। एंड इन रियलिटी उनको खुद नहीं पता था कि उनकी बॉडी के साथ क्या किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है एंड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उनकी बॉडी के साथ ये सब करने के बाद। उन्हें बेचारों को कुछ भी नहीं पता था, वो बस विक्टिम्स थे। नंबर 2, द रिजरेक्शन। दिस क्रेजी एक्सपेरिमेंट इज ऑल्सो नोन एज एक्सपेरिमेंट फॉर द रिवाइवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि मुर्दे को जिंदा करने वाला एक्सपेरिमेंट। एंड इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट का मोटिव, उनका पर्पस यही था, टू रिजरेक्ट डेड बैक टू लाइफ। इस एक्सपेरिमेंट को डिजाइन किया गया था 2 पागल रशियन साइंटिस्ट्स ने, जिनमें से एक का नाम था डॉक्टर सर्गी बुरखोनेको एंड बोरिस लेवेनकोस्काय। एंड इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट की एक फुटेज को भी रिकॉर्ड किया था दुनिया को ये दिखाने के लिए कि सच में इनका एक्सपेरिमेंट काम करता है। जो वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड करके शेयर करी थी, उस वीडियो के अंदर हम क्लियरली देख सकते हैं कि एक डॉग का हेड दिखाया जा रहा था एंड वो सिर्फ हेड था, बाकी बॉडी उसकी नहीं थी। एंड उस हेड को जिंदा रखा जा रहा था सिर्फ एक चीज़ के सहारे, एंड वो था आर्टिफिशियल ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। एंड उस ब्लड को उस हेड तक पहुंचाने से पहले प्यूरिफाई करने के लिए एक वर्किंग हार्ट एंड वर्किंग लंग्स के पेयर को भी अटैच किया गया था। उन्होंने अपने इस डिज़ाइन एंड अपने इस प्रोजेक्ट का नाम भी रखा था, और वो था ऑटोजैक्टर। लेकिन द मोस्ट स्केरियस, डिस्टर्बिंग एंड इंटरेस्टिंग एंड मिस्टीरियस थिंग इज कि समहाउ दैट डॉग हेड वॉज रियली स्टिल अलाइव। एंड वीडियो में वो साइंटिस्ट ये भी दिखाते हैं कि कैसे वो डॉग हेड अपने आसपास के साउंड्स के जरिए से रिस्पॉन्ड भी कर पा रहा था, बाय विगलिंग हिज ईयर्स, बाय ट्विंकलिंग हिज आईज एंड इवन बाय लिकिंग देयर फेसेस। 2005 में अमेरिकन्स ने भी एक ऐसा सा ही प्रोजेक्ट बनाकर इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई करने की कोशिश करी थी। ऑब्वियसली उन्होंने अपनी काफ़ी सारी मॉडिफिकेशंस भी करी थी, लेकिन
अमेरिकन्स भी एक डेड डॉग को जिंदा करने में कामयाब हो पाए थे, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को कभी भी ह्यूमन ट्रायल्स के लिए अप्रूवल नहीं मिला, बिकॉज ये अपने नेचर में बहुत ज़्यादा क्रूअल था एंड किसी को भी ह्यूमंस के ऊपर टेस्ट करने के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में स्लाइट आइडिया भी नहीं था। एंड एक डर और भी ज़्यादा बैठा हुआ था साइंटिस्ट के दिमाग एंड साइंटिस्ट के दिल में कि अगर हम नेचर से ऐसी खिलवाड़ करने की कोशिश करेंगे, हम एक डेथ जैसे सेंसिटिव टॉपिक को रिवर्स अराउंड करने की कोशिश करेंगे, तो वो काफ़ी ज़्यादा डर गए थे बात सोचकर कि उन्हें खुद भी नहीं पता कि हमारी मदर नेचर कैसे कैसे हमें कॉन्सिक्वेंसेस शो कर सकती है। सो आफ्टर दैट द रिजरेक्शन एक्सपेरिमेंट वॉज अ फेलियर इवन आफ्टर बीइंग सक्सेसफुल। नंबर 3, एक्सपेरिमेंट ऑफ यूनिट 731। ये वाला एक्सपेरिमेंट जापान के अंदर 1938 के सन में किया गया था एंड इसकी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन खुद जापान ने ही रिलीज करी थी 1984 के ईयर के अंदर। इस वाले एक्सपेरिमेंट को जापान की आर्मी पकड़े गए चाइनीज एंड एशियन प्रिजनर्स के ऊपर परफॉर्म किया करती थी, स्पेशली द आर्मी यूनिट ऑफ 731, जिनको इन कैदियों के ऊपर, इन प्रिजनर्स के ऊपर स्ट्रिक्टली एक्सपेरिमेंट्स करने के ऑर्डर्स मिले हुए थे। एंड आप जानकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाओगे कि ये आर्मी पर्सनल्स कैसे कैसे टाइप के एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे इन कैदियों के ऊपर। जापान ने सारे क्रूअल एक्सपेरिमेंट्स इसलिए करवा रहा था ताकि वो किसी भी ह्यूमन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और भी ज़्यादा अनब्रेकेबल बनाने के लिए, और जापान ये भी देखना चाह रहा था कि एक ह्यूमन की टॉलरेंस लेवल को कितनी ज़्यादा मैक्सिमम हाइट तक पहुंचाया जा सकता है। और ऐसा करा भी जा रहा था उन विक्टिम्स के अंदर दुनिया के सबसे ज़्यादा पेनफुल एंड सबसे ज़्यादा डेडली बैक्टीरियाज एंड वायरसेस को इंजेक्ट कर करके। एंड ये सारी हरकतें बिल्कुल अनहेल्दी, डिस्गस्टिंग एंड वर्स्ट इन्वायरमेंट सिचुएशंस के अंदर करी जाती थी। एंड वो ऐसा इन्वायरमेंट इसलिए रखते थे अपने कैदियों के लिए ताकि जितने भी बैक्टीरियाज एंड जितने भी वायरसेस इन कैदियों के अंदर इंजेक्ट करे जाएंगे, उनके आसपास के इन्वायरमेंट को इतना गंदा करने के बाद, इतना पोल्यूटेड करने के बाद, वो देखना चाहते थे कि कौन कौन सी और टाइप की बीमारियां उनका शरीर पकड़ लेता था ऐसे इन्वायरमेंट में रहने के बाद, क्योंकि वॉर्स के अंदर किसी भी टाइप का एनवायरनमेंट किसी भी समय बन सकता है। वो चाहते थे कि इन कैदियों को काफ़ी सारी और टाइप्स की डिफरेंट टाइप्स की बीमारियां लगे सराउंडिंग्स के कारण। एंड मैंने आपको बताया ही कि वो ऐसा क्यों करते थे, ताकि वो एक ह्यूमन का टॉलरेंस लेवल एकदम पीक आउट, एकदम मैक्स आउट करके चेक कर सकें। प्रिजनर्स को तो एकदम एज अ लैब रैट यूज़ किया जाता था ताकि वो उनमें क्लोरिया, एंथ्रैक्स, प्लेग एंड अदर डिफरेंट टाइप्स के खतरनाक मोस्ट डेडली बैक्टीरियाज को इंजेक्ट कर सकें उन विक्टिम्स के अंदर। एंड जब वो इन सारे बैक्टीरियाज को उन प्रिजनर्स के अंदर इंजेक्ट किया करते थे, एंड जब उन्हें कट लगाने पड़ते थे उन्हें उसके अंदर इंजेक्ट करने के लिए, तब वो कट वगैरह लगाते टाइम उन प्रिजनर्स को किसी भी टाइप का एनेस्थीसिया भी नहीं देते थे, जिससे प्रिजनर्स को ऐसा लगता था कि मानो जैसे उनके शरीर को किसी नुकीले चाकू से काटा जा रहा हो। एंड जब वो डिफरेंट मॉडिफाइड डेंजरस बैक्टीरियाज को उनके अंदर इंजेक्ट किया कर देते थे, तब सराउंडिंग्स तो गंदी होती ही थी, लेकिन वो लोग उन्हें उसी सराउंडिंग्स में छोड़ देते थे हमेशा के लिए, जब तक कि वो सब्जेक्ट मर नहीं जाता था। एंड वो ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि वो ये भी देख सकें कि एक ह्यूमन को इतने सारे वायरसेस से इंजेक्ट करने के बाद कितना टाइम लगता है उसको दर्द से चिल्ला कर मौत पाने में। एंड इनका एक सब्जेक्ट ऐसा भी था जिसके अंदर इन्होंने पूरे 5 डेडली बैक्टीरियाज को एक साथ ही इंजेक्ट कर दिया था। एंड वो इंसान इतना ज़्यादा क्रेजी हो गया था उसके बाद, अपना पूरा शरीर वो नोचना शुरू कर देता था, अपनी आंखों को वो नोच डालता था, चिल्ला कर उसके पूरे के पूरे वोकल कॉर्ड्स फट गए थे। एंड यहाँ तक तो उसने अपनी जीभ खींच कर ही निकाल दी थी। इन सारी की सारी टेस्टिंग को सक्सेसफुल माना गया। एंड इवन जापान की यूनिवर्सिटीज़ एंड मेडिकल टीम्स ने भी ये डिसाइड कर लिया था कि उनके हाथ में अब एक बहुत ज़्यादा पावरफुल वेपन है, ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियाज की उनके पास अब भंडार है, जिसको वो अपने एनिमीज़ के अंदर इंजेक्ट करके उनको तड़पा कर मार सकते हैं। जापान की ये सारी रिसर्च अमेरिकन्स के नज़रों में भी आ गई। उस टाइम जापान फंस रखा था वॉर के अंदर, तो इसलिए अमेरिकन्स उनके साथ में मिलने की कोशिश करने लगे। एंड अमेरिकन्स ने जापानीज सोल्जर्स को कहा कि हम तुम्हें सेफ ट्रैवल पैसेज देंगे तुम्हारी कंट्री तक, लेकिन शर्त ये है कि यूनिट 731 की सारी इंफॉर्मेशन तुम हमें दोगे। एंड जापान एक्सेप्टेड दैट ऑफर। तो ऐसा हो सकता है कि आज भी
दुनिया की पावरफुल कंट्रीज़ इन सारे बैक्टीरियाज को मॉडिफाई कर रही हो अपने अपने लेवल के हिसाब से, एंड ये सारे बैक्टीरियाज एक टाइप से बायो वेपन की तरह यूज़ करे जाएं अगर फ्यूचर में कोई स्केरी वॉर हैपन होती है तो। नंबर 4, द ह्यूमन बायो वेपन। इस वाला एक्सपेरिमेंट के ऊपर ना कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तो नहीं है, बट समहाउ फ्रॉम इनसाइड आई फील कि इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर आज भी कहीं ना कहीं काम जरूर जारी है। और मे बी बाय द टाइम यू आर वॉचिंग दिस वीडियो कुछ कंट्रीज ने इस चीज के ऊपर अपनी प्रोग्रेस को काफी ज्यादा आगे भी बढ़ा लिया होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल लाइफ ज़ोंबी वायरस। वेल, इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर अभी कोई हैवी प्रूफ तो नहीं है, सिर्फ स्पेक्यूलेशंस हैं, सो कंसीडर दिस एज अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फॉर नाउ, बट रियलिटी सच में कुछ भी हो सकती है। एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट को ब्राजीलियन जंगल में 10 इंचेस की ऊंचाई पर एक ट्री लीफ के ऊपर एक कारपेंटर एंट देखने को मिली थी, जो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड बिहेव कर रही थी एंड काफ़ी ज़्यादा एक ज़ोंबी की तरह बिहेव कर रही थी, क्योंकि उसने अपने दांत उस पत्ती के अंदर गड़ा रखे थे, उस ट्री लीफ के अंदर गड़ा रखे थे, एंड वो अपने दांत गड़ाकर आसपास अजीब सा डांस करे जा रही थी, वो भी नॉन स्टॉप। बाद में साइंटिस्ट को अपनी रिसर्च के थ्रू पता चला कि ये पर्टिकुलर एंट एक फंगस से इन्फेक्ट हो चुकी है, जिसका नाम है ओफियोकॉर्डिसेप्स यूनिलैटरलिस। सिंपल भाषा में कहूँ तो द ज़ोंबी एंट फंगस। एंड इस वीडियो में मैं अभी द ज़ोंबी वायरस के नाम से इसको प्रोनाउंस करूंगा ताकि आप लोगों के लिए भी समझने में ईजी हो जाए। ये फंगस पहले तो एंट की ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर करती है सिंगल सेल की तरह, लेकिन फिर धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। एंड ये फंगस एक नॉर्मल फंगाई से काफ़ी ज़्यादा अलग है, क्योंकि एक नॉर्मल फंगाई अगर एंट के ब्लड स्ट्रीम में चली जाए तो वो कुछ ही देर में उसे डायरेक्ट किल कर देती है, लेकिन ये वाली फंगस बहुत ज़्यादा अलग है उससे, क्योंकि ये ब्लड स्ट्रीम में एंटर होने के बाद खुद को रिप्रोड्यूस करने के बाद सीधा किसी एनिमल के ब्रेन को अटैक करती है एंड उसको अपने वश में कर लेती है, एक टाइप से उसको पूरी तरह पोजेस कर लेती है, एंड पूरी बॉडी का कंट्रोल इस फंगस के हाथ में आ जाता है। एंड इस फंगस को सर्वाइव करने के लिए एक मिड ह्यूमिड एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, जिसकी वजह से ब्राज़ील के फॉरेस्ट में तो ये 10 से 12 इंचेस की ऊंचाई पर अपने होस्ट्स को ले जाती है ताकि वो सरवाइव कर सके। और इस वायरस की एक सबसे ज़्यादा स्केरी बात और सामने आई थी कि ये अपने आप को वेदर चेंज, क्लाइमेट चेंज के हिसाब से अपनी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकता है। एंड आज के वेदर कंडीशंस के हिसाब से ये फंगस एंट्स को तो अच्छे से पोजेस कर लेता है, उनको ज़ोंबीज़ की तरह बना देता है। एंड हमारी धरती पर ऑलरेडी अभी क्लाइमेट चेंज का काफ़ी ज़्यादा इशू चल रहा है, एंड मे बी वो दिन दूर नहीं जब एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन के चेंज के कारण ये फंगस अपने आप को इतना ज़्यादा एडवांस कर ले, ये अपनी प्रॉपर्टीज इतनी ज़्यादा बदल ले कि किसी भी बड़े जानवर और इवन ह्यूमंस तक को इफेक्ट कर पाए। और व्हाट इफ आई से कि जब तक ये फंगस अपनी प्रॉपर्टीज खुद इस लेवल को ले आएगा कि वो बड़े एनिमल्स एंड ह्यूमंस को इफेक्ट कर पाए, इससे पहले तो हम इसे जेनेटिकली मॉडिफाई करके खुद ऐसा बना देंगे जिससे ये एक बायो वेपन की तरह यूज हो सके। आप खुद सोचकर देखो कि आर्मी एंड वेपन रेस के अंदर सारी कंट्रीज एक दूसरे से आगे निकलने के लिए लगी हुई हैं, तो इस ज़ोंबी एंट वायरस के डिस्कवर होने के बाद क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इस फंगस के ऊपर ऑलरेडी सीक्रेट टेस्टिंग एंड सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स कहीं ना कहीं किसी बंकर में अभी चल रहे होंगे। एंड सभी डिफरेंट कंट्रीज की क्रूअल एक्सपेरिमेंट हिस्ट्री को देखते हुए ये हम पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं कि इस वायरस को डेवलप किया जा रहा हो सकता है कुछ इस फॉर्म में कि वो हम ह्यूमंस को भी ज़ॉम्बीज के अंदर कन्वर्ट कर सकें, बट एक इंटेलिजेंट काइंड ऑफ ज़ॉम्बी, एक अनडिस्ट्रक्टेबल ज़ॉम्बी, एक पावरफुल बीइंग जिसको हम एज अ बायो वेपन यूज कर सकते हैं अगर फ्यूचर में कोई भी वॉर हैपन होती है तो। एंड अगर कंट्रीज पास्ट में ऑलरेडी इतने ज़्यादा क्रूअल एंड इतने ज़्यादा डिस्टर्बिंग एक्सपेरिमेंट्स कर चुकी है, तो ये वाला एक्सपेरिमेंट तो उनके लिए सिर्फ एक इनोवेशन टाइप होगा। अगर आपको याद होगा तो कुछ टाइम पहले एक ज़ॉम्बी डियर की बातें ना काफी ज्यादा वायरल होने लगी थी एंड कुछ पोस्ट्स भी उससे रिलेटेड वायरल होने लग गए थे, बट सडनली उस टॉपिक को दबा दिया गया या फिर वो अचानक डेड हो गया, नोबडी नोज। बट सभी ने एक टाइम के बाद इस टॉपिक के ऊपर इंटरेस्ट खोना शुरू कर दिया एंड एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आई कि अगर द ज़ॉम्बी डियर वाली बात सच है तो इसके पीछे के दो कारण हो सकते हैं जो कि नजर आ रहे थे।
पहला तो ये कि उस ज़ॉम्बी एंट फंगस ने अपनी प्रॉपर्टीज़ को फाइनली इस लेवल तक चेंज कर लिया है कि वो अब डियर जैसे बड़े जानवरों को पोजेस कर सकती है। और मे बी एज आई सेड अर्लियर कि साइंटिस्ट शायद इस वायरस के ऊपर, इस फंगस के ऊपर अपने सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, उसको मे बी जेनेटिकली मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे थे एंड अपने एक्सपेरिमेंट को टेस्ट करने के लिए उन्होंने किसी डियर के अंदर इस फंगस को इंजेक्ट कर दिया था एंड उसके बाद ये न्यूज़ हमारे सामने आना शुरू हुई थी। एंड सच में अगर हमारी धरती पर ज़ॉम्बी वायरस डेवलप किया जा रहा है ना किसी भी पावरफुल बड़े एनिमल और इवन ह्यूमन बींग्स के लिए, तो आई थिंक वो दिन भी दूर नहीं जब हमारी पूरी वर्ल्ड एक रियल लाइफ रेजिडेंट ईवल का ग्राउंड लगेगी। हर कंट्री के कुछ ना कुछ डर्टी सीक्रेट्स तो ना जरूर मिल ही जाते हैं एंड उनमें से ये एक्सपेरिमेंट्स कुछ प्रूफ थे, कुछ एग्जाम्पल थे। द सैड पार्ट इज कि आज की डेट में या पहले भी और मे बी फ्यूचर में भी ऐसा कभी नहीं होने वाला कि ये सब चीज़ें बंद हो जाएंगी। कोई भी कंट्री या कोई भी इंसान जिसके पास काफ़ी ज़्यादा पावर है ऑलरेडी, वो अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए या अपनी और ज़्यादा पावर बढ़ाने के लिए किसी भी जानवर को, किसी भी इंसान को किसी भी हद तक टॉर्चर कर सकता है। एंड हो सकता है कि अगले कुछ सालों में ऐसे और एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हमें पता चलने लग जाए, जिसके बाद अगर आप ये वीडियो वापस देखोगे तो आपको लगेगा कि ये वाले तो बहुत ज़्यादा मर्सीफुल एक्सपेरिमेंट्स थे। एज ऑलवेज आपको मेरी रिसर्च पसंद आई एंड ओवरऑल वीडियो पसंद आई एंड मैं आपको एंटरटेन कर पाया हूँ एंड आपको कुछ नॉलेज दे पाया हूँ, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर भी कर देना, बिकॉज आई डोंट नो कि इस पे भी येलो डॉलर साइन आएगा या नहीं। होपफुली आ ही जाएगा, तो प्लीज़ शेयर करना। आप लोग इस वीडियो की रीच को इंक्रीज़ कर सकते हो, यूट्यूब नहीं करेगा। मैं जल्दी इंस्टाग्राम पर भी बहुत सारे एक्सक्लूसिव कंटेंट डालने वाला हूँ, जैसे BTS एंड और भी बहुत सारे जितने भी स्टफ़ होते हैं मेरे चैनल से रिलेटेड। तो आप मेरे इंस्टाग्राम को भी ज़रूर फॉलो कर लेना @MountSider पर। इतना सब कुछ करने के बाद आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बाकी सब आप मेरे पर छोड़ दो।